आदिति जी, स्टार व्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आदिति टंडन वर्षों से बीजेपी कवर कर रही हैं, राष्ट्रीय राजनीति कवर कर रही हैं और हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के असेंबली चुनाव होने वाले हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है क्रिसमस के बाद, और लेकिन घमासान दिल्ली में पहले से शुरू हो गया है। बीजेपी में गंभीर मंथन हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल गली गली द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी एक लिस्ट लेकर आ चुकी है। बड़े बड़े उम्मीदवारों का नाम, संदीप दीक्षित जैसे लोगों का नाम उन्होंने अनाउंस किया है। अब देखना यह है कि दिल्ली के दंगल में क्या होता है। आदित्य जी, प्रथम दृष्टि में दिल्ली में क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, दिल्ली में जो मुकाबला है वो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में। जी। कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों से बहुत ही खराब है। जी। भाजपा की भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि भाजपा के पास फिर भी कुछ विधायक थे, कांग्रेस के पास कुछ नहीं थे और डिपॉजिट्स भी इनके कैंडिडेट्स लूज करते हैं। तो अब इस चुनाव में, ये चुनाव 2 वजहों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक साख पूरी निर्भर करेगी दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। हम सब जानते हैं कि एक कट्टर ईमानदार पार्टी का इमेज लेकर जो आम आदमी पार्टी बनी थी, कि अरविंद केजरीवाल की एक इमेज बनी थी अन्ना हजारे के निधन के बाद 2011 में, वो पहली बार चैलेंज हुआ जब दिल्ली एक्साइज कैंप में सारी टॉप लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी की है उनको एक्यूज करके और जेल टाइम भी उन्होंने काटा। अब तो सब बेल पर चल रहे हैं। केजरीवाल जी बाहर हैं, सिसोदिया जी बाहर हैं, सत्येंद्र जैन हैं। पर कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे केसेस इन लोगों पे हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यही कहती रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है, लेकिन अब मामला कोर्ट में है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा और जनता की अदालत है। हमने देखा अनिल जी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद आतिशी को कमान दी और ये कहा कि मैं तभी यहाँ पर बैठूंगा अगर दिल्ली की जनता मुझे फिर से चुन के लाएगी, अगर मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होऊंगा, क्योंकि वो जरूरी है उनकी राजनीतिक साख को मेंटेन करने के लिए। और भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है अनिल जी की एकमात्र ऐसा प्रदेश है, मतलब नॉर्थ इंडिया में, पंजाब के अलावा, जहां भाजपा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। मतलब हिमाचल में भी हमने देखा है कि एक के बाद एक सरकार बदलती है। इस बार कांग्रेस की आई, लेकिन पिछली बार भाजपा की थी। पंजाब में खैर भाजपा का कोई वजूद नहीं है, अकालियों की वजह से दूर होने की वजह से कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में, मतलब नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रखर वक्ता और लीडर होने के बावजूद अगर ये अपनी फिर से पकड़ ना बना पाए तो इनके लिए एक सेटबैक होगा, स्पेशली हरियाणा और महाराष्ट्र की सक्सेस के बाद। आदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी सुचिता को लेकर आई, तो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरे दिल्ली वासियों को दिख रहा है कि सड़कें, बिजली, नल के सब बिखरे पड़े हैं और ये पार्टी सिर्फ अपने साख को फैलाने में लगी हुई है। गुजरात में लगी हुई है, पंजाब में लगी हुई है, गोवा में लगी हुई है, जिनका कहीं अस्तित्व नहीं है। सारा पैसा ये कैंपेन पे, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। ये सबको नजर आ रहा है, पढ़े लिखे लोगों को आ रहा है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको नजर आ रहा। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को पसंद कर रही है, चुन रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल रेवड़ियों की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पैसे का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसे इस बार चारों तरफ कहते हुए घूम रहे हैं कि हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, ठीक है, कुछ वृद्धा आश्रम का भी स्कीम लेकर आ रहे हैं, बसों में फ्री मूवमेंट महिलाओं के लिए कर दिया है उन्होंने, तो क्या रेवड़ियां केजरीवाल की जीत का कारण है? देखिए, बड़ी अजीब सी स्थिति ये है कि नॉर्थ इंडिया में फ्रीबी पॉलिटिक्स की अगर हिस्ट्री में जाए अनिल जी, तो उसको मास्टर करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। साउथ इंडिया में इसका चलन बहुत पहले से है, हम सब जानते हैं। द्रविडियन पार्टीज बहुत पहले से करती रही हैं फ्री में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ने ये शुरू किया। फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस राइड्स फॉर वुमेन, है ना।
और तरह तरह की चीजें। और इस बार के इलेक्शन होने से पहले, घोषित भी होने से पहले, 3 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स इन लोगों ने की हैं। एक का जिक्र आपने किया, 2100 रुपए हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है। जी जी। दूसरा इन्होंने अनाउंस किया संजीवनी स्कीम, जिसमें ये कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, इनफैक्ट बहुत से बुजुर्ग 60 साल पर अपने आप को बुजुर्ग भी नहीं मानते आजकल, पर अगर जो भी है वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। और जो रेवड़ी राजनीति को एक अलग दिशा देने के लिए इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है, जो ये कह रहे हैं अम्बेडकर सम्मान योजना के तहत दलित स्टूडेंट्स को ये लोग कह रहे हैं कि हम पूरी की पूरी एजुकेशन, विदेशी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है अनिल जी, और इससे हलचल है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि ये रेवड़ी और फ्रीबी पॉलिटिक्स को एक अलग लेवल पर ले गए हैं। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, बेसिक एजुकेशन पाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कहाँ से ये पैसा आएगा? दिल्ली, जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में आम व्यवस्थाएं तितर बितर हैं, तो ऐसे में इस तरीके के अनाउंसमेंट्स ये लोग जज करेंगे, तय करेंगे कि क्या उनको यही राजनीति चाहिए या पहले उनको गवर्नेंस की राजनीति चाहिए। क्योंकि अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि हमने दिल्ली का एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस पेश किया है, बल्कि अभी जैस्मिन शाह, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, वाइस चेयरमैन हुआ करते थे डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के, जो एलजी ने डिसमेंटल कर दी थी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उन्होंने अभी एक किताब निकाली है जिसका शीर्षक है द डेली मॉडल, पेंगुइन की किताब है। उस किताब में इन्होंने पूरा अरविंद केजरीवाल का फ्रीबी पॉलिटिक्स और हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो इनका पुश है उसको डिस्कस किया गया। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों को तय करना है अनिल जी कि उनको क्या चाहिए, बिकॉज वो कहावत है ना कि वी गेट व्हाट वी डिजर्व। आदित्य जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जो सैद्धांतिक क्वेश्चन है, सैद्धांतिक सवाल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। दुनिया में कहीं भी किसी भी राज्य की राजधानी में इस तरह के आम चुनाव नहीं होते हैं। सामान्यतः राजधानी केंद्र के अधीन रहती है और केंद्र का उप अंग बन के रहती है, या एक सिटी स्टेट के रूप में तमाम कैपिटल्स काम करते हैं। दिल्ली एक एकलौता राज्य है जहां पे लोकप्रिय चुनाव होते हैं और जहां पे मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जो मेजर पावर्स हैं वो नहीं है, लैंड का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और एक आध और मसले हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो सीधा एलजी डिसाइड करेगा। चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर पोस्टिंग IAS IPS की नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो सीधा एलजी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार को भी गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए कि इस दिल्ली शहर को कम से कम स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ सड़कें मिले? एक यमुना नदी है जो गटर के रूप में कन्वर्ट हो गई है। इतनी सरकारें बन रही हैं, लेकिन यमुना का पानी हर दिन प्रदूषित होते जा रहा है। तो केंद्र सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और इस राज्य के दर्जे को समाप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आज समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस पे मंथन करे? देखिए अनिल जी, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि पावर्स वापस ली जाएं, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले, जैसा कि आपने कहा कि जो दुनिया में मिसाल थी वही वैसे ही दिल्ली भी चलती थी। लेकिन भाजपा के अपने नेता मदन लाल खुराना जी हो गए या पुराने नेता जितने भी थे, उन सब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि दिल्ली को एक स्टेट असेंबली दी जाए और एक इलेक्टेड स्टेटस दिया जाए। बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम सब जानते हैं कि 1990 के दशक में दिल्ली की अपनी असेंबली बनी, चीफ मिनिस्टर दिल्ली को मिला। देखिए, दिल्ली को बाकी मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि बाकी देशों की राजधानी से कंपेयर करना, क्योंकि दिल्ली अकेली शायद किसी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के बराबर होगी। बिल्कुल। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, क्योंकि उससे क्या है कि लोगों की जो आवाज है उसको बल मिलता है। लेकिन क्या जरूरी है कि एक जॉइंट मैकेनिज्म बने सेंटर और स्टेट के बीच में, जिससे मसले हल हों। मतलब ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है चीफ मिनिस्टर और एलजी में, एलजी अपॉइंटी हैं केंद्र सरकार के, VK सक्सेना जी और अरविंद केजरीवाल में, हम सब जानते हैं कि हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है। किसी भी बात पे ये लोग एक मत नहीं होते। और हमें ये भी पता है कि ये जो आपने जैसे जिक्र किया कि दिल्ली सर्विसेज एक्ट केंद्र सरकार लाई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
एक निर्णय लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक निर्णय लिया था कि जो ट्रांसफर अधिकारियों के ट्रांसफर की पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास अगर नहीं होगी तो वो कैसे गवर्न करेगा, वो कैसे अकाउंटेबल करेगा किसी को। और ये बहुत लॉजिकल बात है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं, ये एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है। लेकिन उसको अपटर्न करने के लिए केंद्र पार्लियामेंट में एक लॉ लाया, उस लॉ को आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेंच नहीं बनाया उस पर। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, दिल्ली इससे बेटर डिजर्व करता है और सरकारों को बैठकर ये सोचना होगा कि उनको इकट्ठे काम करना है, आफ्टर ऑल लोगों के लिए काम करना है। अदिति जी, मुद्दा बस ये है कि दिल्ली के लोगों के कॉस्ट के ऊपर सरकारें बन रही हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दिल्ली का विकास ठप पड़ा है। तो दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ जाए? ठीक है, केंद्र के पास कह रही है कि ये दिल्ली सरकार है वो करेगी, दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है कि ये केंद्र का मसला है जी। तो जनता तो चुपचाप मुंह फैला के देख रही है, करे क्या? तो इस भ्रष्टाचार से निजात कैसे मिले? एक बात बताइए, अगर जमुना रोज की रोज सड़ रही है, गंदी हो रही है, नाला बन रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तो जिम्मेवार नहीं है, ये तो राज्य सरकार को इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन राज्य सरकार तो व्यस्त है अपने कैंपेन में, अपने एडवर्टाइजमेंट में। एक भी कदम अगर उठाए गए हो यमुना को साफ करने का, यमुना को सुरक्षित करने का, तब बताएं तो जनता कहाँ जाए? तो आखिर में प्रश्न यही आता है कि केंद्र क्यों ना कमांड संभाले। अगर किताब में, अखबार में और चर्चाओं में लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ की जनता की हत्या हो रही है, इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, एक ऐसे दौर में अनिल जी जहां सेल्फ रिप्रेजेंटेशन डीपन हो रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पहले ही चैलेंज्ड हैं जी। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, अपने देश को छोड़कर आप कहीं भी नजर उठा लीजिए, डेमोक्रेसी को चैलेंज करने वाली बहुत सी ताकतें हर फॉर्म में आपको सामने नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में जहां पर एक स्टेट असेंबली का स्टेटस दिल्ली को मिला हुआ है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वापस जाना, देखिए आगे देखना प्रकृति का नियम है, ना कि हर वक्त पीछे रेट्रोस्पेक्ट में देखना। अब ये वही बात हो जाएगी कि अब विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम्स अच्छे नहीं है तो पेपर बैलेट्स पे चले जाइए। जाने को तो कोई हर्ज नहीं है, आप मेडिवल टाइम्स में चले जाइए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोज और एरोज के साथ अपने प्रैक्टिस कीजिए, पिस्टल्स क्यों है ये भी डिबेटेबल इशू हो सकता है। बट क्वेश्चन हमें जो अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम जिंदगी में आगे जाएंगे या हम पीछे जाएंगे, क्या हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे। अब जस्ट बिकॉज एलजी और केजरीवाल जी की नहीं बन रही तो क्या हमें मतलब प्री 1990 स्टेटस पे चले जाना चाहिए जब दिल्ली के पास अपनी असेंबली नहीं है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक डिफिकल्ट ऑप्शन है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दोनों की गलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही जने की गलती है, यहाँ पर दोनों की गलती है। मतलब कहीं केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पुश करती हुई दिख रही है, कहीं केजरीवाल जी एलजी से ज्यादा लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना मिडल पाथ ढूंढना पड़ेगा। कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मिडल ग्राउंड से ही चलेगा अनिल जी, एक्सट्रीम से नहीं चलेगा। अदिति, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ जो राजनीतिक सवाल है। गत वीक पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, वहाँ राज्यसभा में अमित शाह जी बोलते बोलते अम्बेडकर का नाम ले लिए और उस चीज को किसी और तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ढूंढाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में ये दलितों का पोलराइजेशन बीजेपी के खिलाफ हो रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस तरह की रणनीति लेकर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है कि तमाम इनके जो सांसद हैं सबको कंपेल किया जा रहा है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ें। और यहाँ तक कि जो हारे हुए सांसद हैं वो भी, या जिनको टिकट नहीं दिया गया उनको चुनाव लड़ना उनको कंपल्सन हो गया, जैसे बिदुरी हो गए या साहेब सिंह वर्मा के सपुत्र हो गए। इन सब लोगों को कहा जा रहा है कि आप चुनाव मैदान में आए। तो आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट के वक्तव्य का जो असर है तो दिल्ली के पोलराइजेशन में लग रहा है, कहीं दिख रहा है? देखिए, ये पॉसिबल है कि सांसदों को कहा जाए
आप भाजपा की राजनीतिक हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने सारे सिटिंग एमपीज को इन्होंने राजस्थान में लड़ाया, राजस्थान की जो मध्य प्रदेश में पहले लड़ाया, उसके पहले बंगाल में भी लड़ाया। बिल्कुल। तो आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो की स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह जी हैं, उनकी क्लियर स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें इलेक्शन जीतना है, कि हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी हमारे लिए नहीं है। तो उस लॉजिक से ये कोई नई बात या सरप्राइज आपके या मेरे लिए नहीं होना चाहिए अगर सिटिंग एमपीज को कहा जाए कि आप लड़िए, क्योंकि ये एक बहुत टफ चुनाव है, हमने अभी डिस्कस किया है। जैसा इन्होंने राजस्थान में 6-7 सांसदों को लड़ाया, उसमें से कुछ मंत्री हैं, कुछ नहीं। किरोड़ी लाल मीणा इतने सीनियर सांसद, वो भी स्टेट का इलेक्शन लड़े, एमएलए बने। हाँ जी, राज्यवर्धन राठौर लड़े, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। सो भाजपा में इन सब चीजों की कोई वो नहीं है कि आप कुछ बन गए हैं। आपको जहां पार्टी डिप्लॉय करेगी, आपको वहां जाके डिप्लॉय होके पार्टी के इंटरेस्ट में काम करना है। और एक चीज जो भाजपा में मैंने देखी है कि एक अनुशासित पार्टी है। अगर एक डिसीजन लिया जाता है इलेक्टेबिलिटी की नजर से कि ये जीतने के लिए जरूरी है, तो सब लोग चुपचाप उसको मानते हैं। ऐसा विद्रोह का बहुत बड़ा कोई संदेश नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है थोड़ा बहुत। रेबल्स खड़े होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ये रियलाइज करते हैं कि पार्टी के हक में बैठना पड़ेगा। बाकी पार्टीज में ये ऐसा अक्सर नहीं होता। हाँ, इसका कारण ये है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड को जो कमांड दिया जाता है वो लेटर और उनको मानना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अदिति जी, देखते हैं हम चुनावी दंगल में कौन पॉलिटिकल पार्टी यमुना को साफ करने का बीड़ा उठाती है, कौन अपने घोषणा पत्र ले आती है, कौन पार्टी इसको टेम्स नदी की तरह चमकाएगी। ये देखने वाली बात है। आने वाले दिन में हम आपसे फिर बात करेंगे। आप स्टार न्यूज़ से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।